हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं और सूर्य यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है। चंद्रमा भी इनके साथ विराजमान है, राहु भी इनके साथ विराजमान है और केतु की दृष्टि भी सूर्य पर है। तो तृतीय भाव में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई के सुख में बहुत ज़्यादा कमी होती है। यदि होंगे भी तो उनसे बहुत ज़्यादा मतभेद होता है। और तृतीय भाव में सूर्य तो राहु केतु से पीड़ित हो गए। तो यहाँ क्या होगा, सूर्य जब राहु केतु से पीड़ित हो गए तो भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उनसे मतभेद होता है, सुख में बहुत ज़्यादा कमी होती है। और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होता है, धन से संबंधित परेशानी होती है और जो कुटुंब होते हैं उनसे भी मतभेद बना रहता है। यहाँ से सूर्य दृष्टि डालेंगे नवम भाव में तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु सूर्य जब पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो सूर्य से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य को जल अर्पित करें, बाकी जो उपाय बताए गए वह करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। तब जाकर सूर्य से संबंधित हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाएगा। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा लग्नेश है और 14 अंश के हैं, परंतु सूर्य के साथ विराजमान है। यानी अंश बल में तो मजबूत है परंतु पक्ष बल में बिल्कुल कमजोर है। ऐसे में अमावस्या का या अमावस्या के एक दिन बाद का उसके आसपास का जन्म होता है। तो चंद्रमा यहाँ सूर्य के साथ विराजमान हो गए तो पहली बात कि यह अच्छा योग नहीं है, क्योंकि अमावस्या का जन्म हो गया और पक्ष बल में कमजोर हो गए। और दूसरी कि राहु केतु से चंद्रमा भी पीड़ित है तो और चंद्रमा लग्नेश है तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक परेशानी बनी रहती है, इसको जीवन में हमेशा उन्नति सही प्रकार से नहीं होती है। और भाई बहन के घर में पीड़ित हो रहे हैं तो इन सब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को हृदय से संबंधित या आंखों से संबंधित इन सब चीज़ों से संबंधित बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और इन्हें सबसे पहले मोती धारण करना अत्यंत आवश्यक है। साउथ सी का मोती धारण करवाएं और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और किसी प्रकार से भी बीमारी के कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए ऐसे योग में। और चंद्रमा हाँ यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो वह भी भाग्य की उन्नति करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, धर्म का पालन करते हैं। परंतु सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं तो श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा? और एक बात बता दूं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जैसे नकारात्मक प्रभाव का भी असर रहता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और सफ़ेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं, क्योंकि मंगल जो है दसम भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी और खुद के घर में विराजमान है। तो मंगल यहाँ पर है तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है। और मंगल यहाँ से दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है। और मंगल जब एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए कि मंगल पर केतु की दृष्टि है, तो जिसके कारण जो मंगल इतना जो अच्छा लाभ दे रहे थे उन सब में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ आपको मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय अवश्य करें। बुध से संबंधित चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, मतलब खर्च के स्वामी परंतु पराक्रम के भी स्वामी होते हैं, भाई बहन के स्वामी होते हैं। और बुध चतुर्थ भाव में विराजमान है तो यहाँ क्या होगा कि कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी चतुर्थ भाव यानी जन्म स्थान में विराजमान है। यहाँ से बुध दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव के स्वामी और पराक्रम के स्वामी हैं, यानी बाहरी स्थानों के संपर्क से और अपने परिश्रम के माध्यम से रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, कमजोर है तो इसका रत्न नहीं धारण करना है, आप मंत्र जाप कर सकते हैं।
गुरु से संबंधित चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में देखिए 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 6ठ भाव के स्वामी होते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं। तो गुरु इस कुंडली में प्रबल कारक होते हैं और गुरु लग्न में उच्च राशि में विराजमान है। तो यहाँ क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन भी करते हैं। गुरु यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं। उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है और समाज में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तो जैसे आपने देखा यहाँ कि लग्नेश चंद्रमा यहाँ राहु केतु से पीड़ित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी के योग बनते हैं, परंतु गुरु यहाँ विराजमान है तो वह सारे सुख प्रदान कर रहे हैं। परंतु जब भी चंद्रमा का समय आएगा और चंद्रमा को राहु और केतु पीड़ित कर रहे हैं, तो इन तीनों का जब भी समय आएगा तो स्वास्थ्य और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। इसी प्रकार कई बार हमारे जीवन में जैसे आपकी गुरु की दशा चल रही है तो आपको तो कुछ परेशानी होगा नहीं, तो आप तो ध्यान देंगे नहीं कुंडली के ऊपर, लेकिन अगर कभी चंद्रमा की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आई तो उस समय अचानक परेशानी हो जाती है। इसलिए पहले से ही उपाय करना आवश्यक है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। माता भूमि भवन के स्वामी, आमदनी के स्वामी हैं और शुक्र जो है यहाँ द्वितीय भाव में सूर्य के घर में विराजमान है। देखिए यहाँ तो शत्रु राशि में विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु शुक्र यहाँ देखिए 30 अंश के हैं। शुक्र माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन के स्वामी हैं और आमदनी के भी स्वामी है, परंतु 30 अंश के हैं। इसलिए आपको शुक्र को प्रबल करना जरूरी है। इसका मंत्र जाप करना प्रारंभ से ही अति आवश्यक है। और जब शुक्र की आपकी दशा, अंतरदशा वगैरह आए और आमदनी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए तो फिर आप उस समय रत्न भी धारण कर सकते हैं। शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में जो है आकारक होते हैं। सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और यहाँ चतुर्थ भाव में देखिए शनि उच्च राशि में विराजमान है, परंतु 26 अंश के हैं। अंश बल में कमजोर है और परंतु हैं वह उच्च राशि में। तो शनि यहाँ विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों, क्योंकि देखिए शुक्र आकारक भी होते हैं, इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है। नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जब वो डालेंगे लग्न में दृष्टि तो यह अच्छा योग नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य और जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है। जीवन में उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है। ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च राशि में विराजमान है तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिलेगा। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, परंतु बाकी दसम भाव में और लग्न में दृष्टि डालकर बहुत ज़्यादा परेशानी के भी योग बना रहे हैं। अब इसमें अंश बल भी देखना पड़ता है। तो परेशानी के योग तो बना रहे हैं लेकिन अंश बल में कमजोर हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन परेशानी तो करेंगे। तो यहाँ आपको शनि का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं आपके कुंडली में, वह उपाय इत्यादि आपको करना है जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो, और दान उपाय दोनों ही करना जरूरी है। शनि का मंत्र जाप शनि का रत्न तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। मतलब देखिए, अगर शनि उच्च राशि में विराजमान है तो कई लोग ऐसा बस जानते हैं कि उच्च राशि में कोई ग्रह विराजमान हो जाता है तो दान नहीं करना चाहिए। यह सब अधूरा ज्ञान है। मैं बार बार सभी वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पर शनि जब इतनी परेशानी के योग बना रहे हैं तो दान उपाय नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? और दान उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये नकारात्मक जो बातें फैलाई गई है उसे दूर हटाना जरूरी है। प्रारंभ में जब हम ज्योतिष सीखते थे तो हम भी ऐसा ही सोचते थे, क्योंकि जैसा लोगों ने सिखाया वैसा हमने रट लिया था। परंतु बाद में अनुभव के साथ और शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ और जो श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं जैसे जैसे, तो हमें ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दान एवं उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता है, उससे संबंधित दोष में कमी आती है। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ देख लीजिए सूर्य और चंद्रमा के साथ विराजमान है। चंद्रमा लग्नेश है
और सूर्य धन एवं कुटुंब के स्वामी और तृतीय भाव भाई बहन का घर होता है। तो सूर्य और चंद्रमा अगर तृतीय भाव में पीड़ित हो जाएंगे तो भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी, शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को हृदय से संबंधित, आंखों से संबंधित और इन सब चीज़ों से संबंधित परेशानी हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति को जैसे एलर्जी वगैरह की भी संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। और चंद्रमा के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मोती धारण करना जरूरी है और सूर्य का मंत्र जाप करें। सफ़ेद आँख का जड़ अगर मिले तो वह धारण कर लें, या बिल्वपत्र का जड़ भी धारण करें। जल अर्पित प्रारंभ से ही करना सिखाएं बच्चे को, ताकि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं करते हैं। परंतु यही राहु जब एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अच्छे बुरे दोनों फल प्राप्त होते हैं। केतु यहाँ नवम भाव में विराजमान है तो भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। परंतु लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में कठिनाई तथा परेशानी होती है। और यहाँ चंद्रमा पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पंचम भाव में मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या, बुद्धि, संतान से संबंधित बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ आपको समझाने के लिए सारी चीज़ बताए गए हैं और आपके कुंडली में पूर्ण रूप से फलादेश और उपाय सब कुछ बताए गए हैं। उसे देखें और इस वीडियो को देखकर समझने का प्रयास करें। यदि नहीं समझ में आती है तो फ़ोन करें, जहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन होगी उसे दूर किया जाएगा। हरि ओम तत्सत।